जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप सभी लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की स्पेशल महा मैराथन क्लास। और इस क्लास के अंदर हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल क्यों होने वाला है? यूट्यूब पर कई प्रकार की मैराथन आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। इसलिए जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के बाहर डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है यूएसए में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा यूएसए के वॉशिंगटन डीसी के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित करी गई है। और ये जो प्रतिमा है अमेरिका में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अमेरिका में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा तो है ही, भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा है बाबा साहब की। ऊंचाई कितनी है? 19 फीट इसकी ऊंचाई है। और यूएसए में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, हम बात करें कि ये जो प्रतिमा है ये प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सूतार के द्वारा बनाई गई है। राम सूतार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, गुजरात में है। ठीक है, ये बनाई थी किसने? राम सूतार ने। तो राम सूतार का नाम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और बताइए, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये भी अमेरिका में बनकर तैयार हुआ है। और अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, कहाँ पर? अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, इसको नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड एक्स, का उद्घाटन किया है? किस रेलवे स्टेशन से उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए फैक्टों को हम समझ लेते हैं। मोदी जी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है, यहां से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन, नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड एक्स, इसका उद्घाटन किया। इस ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन हम बात करें इसकी ऑपरेशन स्पीड की, तो ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत स्पीड जो है ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो याद रखना इस ट्रेन को नाम क्या दिया गया है? नमो भारत। ना माने नरेंद्र, माँ माने मोदी। ठीक है, तो नमो भारत रैपिड एक्स इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है ये दिया गया है इरकॉन लिमिटेड के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इसी क्रम में अभी 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया है। किस कंपनी को? फटाफट से आंसर लगाइए। तो 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है ये राइट्स लिमिटेड के लिए दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अभी 12 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय की दो कंपनियों के लिए, इरकॉन लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड के लिए 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है इरकॉन लिमिटेड और 16वीं बनी है राइट्स लिमिटेड। तो ये जो रेलवे की दो कंपनियां हैं इनका फुल फॉर्म बन सकता है। इरकॉन लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और राइट्स का फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ओके, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज किस बॉर्डर पर फहराया? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज सबसे पहले याद रखना किसने फहराया? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज जो है ये अटारी बाघा बॉर्डर पर फहराया है। सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 418 फीट इसकी ऊंचाई है। और अटारी बाघा बॉर्डर की हम बात करेंगे तो ये जो बॉर्डर है ये भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है। और कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, अभी अपने देश भारत की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में
3000 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को बांग्लादेश में विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जो हैं ये भारतीय टीचर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनको बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर विश्व मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मैन ऑफ द सेंचुरी यदि हम बात करें इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे शताब्दी पुरुष। ठीक है, तो शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है पंडित रामकिशन के लिए। पंडित रामकिशन की बात करें तो ये लोकसभा के पूर्व सांसद हैं और समाजवादी नेता हैं। ठीक है, और हम बात करें कि इनको हाल ही में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर जो है ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, इसका नाम रखा गया है प्राइमा ET11 और इसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो ट्रैक्टर है ना इसको सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया? तो वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है और दोस्तों ये बनाया गया है अपने देश भारत में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। चूंकि विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है और इसका नाम क्या रखा गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब इसका नाम रखा गया है। इसकी विशेषता क्या है? इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसका निर्माण किया गया। कौन कौन सी सुविधाएं रहेंगी? तो इसमें ऑपरेशन थिएटर है, मिनी ICU है, वेंटिलेटर है, एक्सरे मशीन है, भोजन पानी आदि जो जरूरी सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी इस पोर्टेबल अस्पताल में मिल जाएगी। याद रखना ये दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, अपने देश भारत में इसको बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की हम बात करें तो 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। सर MS स्वामीनाथन के बारे में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपा मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। MS स्वामीनाथन की बात करें, कौन थे? भारतीय कृषि विज्ञानी थे। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में और 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको क्या कहा जाता था? हरित क्रांति के पिता थे ये भारत में। ठीक है, हरित क्रांति के पिता इनको भारत में कहा जाता था। और हम बात करें कि दुनिया में हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता था, तो नॉर्मन बोरलॉग के लिए। किसके लिए? नॉर्मन बोरलॉग के लिए दुनिया में हरित क्रांति का पिता कहा जाता था। ठीक है, और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता था। MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में और MS स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन था। राज्यसभा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया 2007 में। 2007 से 2013 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको 1967 में दिया गया था पद्मश्री, 1972 में दिया गया था पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण दिया गया था और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया था। और विश्व का जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार है ये इनको 1987 में दिया गया। याद रखना विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है, और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था MS स्वामीनाथन के लिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं और करंट अफेयर्स में पूरा स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई-बुक लॉन्च हो गई है। इस ई-बुक के अंदर आपको 50 से ज्यादा टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। हम बात करें कि लगभग कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 5000 से ज्यादा डिटेल MCQ आपको मिल जाएंगे। हम डिटेल की बात कर रहे हैं बार बार, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शन रहेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे फैक्ट रहेंगे। और हम बात करें क्वेश्चन की तो केवल चुनिंदा क्वेश्चन को ही इस ई-बुक के अंदर रखा गया है। ठीक है, और अपडेट हो चुकी है ई-बुक और इसके साथ हमारी स्टैटिक GK की ई-बुक भी लॉन्च हो गई है। ये जो ई-बुक है ना
स्टैटिक जीके की। इस ई बुक के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, यानी कि भूगोल मिल जाएगा, भारत का, विश्व का भूगोल, इतिहास मिल जाएगा, संविधान मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि कंप्लीट स्टैटिक आपको एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वाति नाइक के लिए। स्वाति नाइक की बात करें, ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं। और इनको क्यों दिया गया ये अवार्ड? तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के। और हम बात करें किस जिले में? तो खंडवा जिले की एक तीर्थ नगरी है ओमकारेश्वर में। ठीक है, तो ओमकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया है। और हम बात करें कि अनावरण इसका किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर की। और मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में हम बात करें कि अपने देश भारत की रैंक क्या है, तो अपना देश भारत जो है ये 87वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 14वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो होना है, कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण। और इसका आयोजन 2 देशों में किया जाना है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों। इससे पहले जो 8वां संस्करण हुआ, ठीक है, 8वां संस्करण कब हुआ? 2022 में हुआ। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जीता किसने था? तो इंग्लैंड ने जीता था। किस देश ने? इंग्लैंड ने। हराया किसको था? तो हराया था पाकिस्तान को। ठीक है, कितने विकेट से हराया था? तो 5 विकेट से हराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया किसको चुना गया है? विश्वनाथ घाट गांव के लिए। और ये जो गांव है ना, ये असम राज्य का गांव है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस गांव को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काशी के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। और किसके द्वारा चुनाया गया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चुना गया। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में नृत्यांगना यानी कि डांसर सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो सरोजा बैजनाथ की हम बात करें, ये भारतनाट्यम के लिए फेमस थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो फेमस डांसर थी, और कौन सी? भारतनाट्यम डांसर थी। नाम है सरोजा वैद्यनाथ। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इन्होंने 1974 में नई दिल्ली के अंदर गणेश नाट्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, बात करें कि इनको 2002 में पद्मश्री दिया गया और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 दिया गया? दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2023 में दिया गया है, लेकिन वर्ष 2021 के लिए दिया गया। किसको दिया गया? वाहिदा रहमान के लिए दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2022 वाले की यदि हम बात करें कि 2022 वाला किससे दिया गया था, तो 2022 का दिया गया था आशा पारेख के लिए। ठीक है, तो 2022 और 23 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 54वां टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वीरांगना दुर्गावती है ये 54वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले अभी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। कौन सा बनाया गया? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये अपने देश भारत में किया गया और देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। G20 से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा मिलेगा,
तो डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। G20 समिट का कौन सा एडिशन है? 18वां संस्करण है। आयोजन किया गया है देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बिल्डिंग है, भारत मंडपम, काफी चर्चाओं में रही बिल्डिंग। तो भारत मंडपम बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया। किस थीम के साथ में? वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कहेंगे। लोगो की बात करें तो खिलता हुआ कमल, और ये जो लोगो है ये प्रेरित है भारत के राष्ट्र ध्वज से, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है वहां से लोगो प्रेरित है। अध्यक्षता करी अपने देश के पीएम मोदी जी ने, और G20 का शेरपा अमिताभ कांत के लिए बनाया गया। और जो G20 समिट 2024 होना है ना, ये कहाँ पर होना है? तो दोस्तों जो 24 की हम बात करें, ठीक है, तो 24 होना है ब्राजील में, ठीक है। 19वां संस्करण, अभी भारत में 18वां संस्करण हुआ है। और हम बात करें कि इसके पहले जो 2022 में हुआ था 17वां संस्करण, कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि अभी G20 का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है अपने देश भारत में किया गया, तो इस सम्मेलन में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया? तो 21वां स्थायी सदस्य जो है ये अफ्रीकी संघ के लिए बनाया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकी संघ जो है, क्योंकि G20 का 21वां सदस्य बना है। तो अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं? 55 देश हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में, इथियोपिया देश के। ओके, और अध्यक्ष की बात करें तो अजाली असोमनी इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ से ये जो फैक्ट हैं एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि अफ्रीकी संघ चर्चाओं में है। अब बताइए कि 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू करी है? तो गृह ज्योति योजना जो है ये कर्नाटका राज्य ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली एक साइंटिस्ट थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। फटाफट से उनका नाम बताइए। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को इन्होंने आवाज दी थी, यानी कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो उस टाइम जो आवाज आती है ना, 3, 2, 1 और लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो ये आवाज जो है ये एन बालारमथी ने दी थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? डूरंड कप की हम बात करें तो ये खिताब जीता है मोहन बागान टीम ने। किसने? मोहन बागान टीम ने। और डूरंड कप क्या है? एक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है, और इस साल इसका 132वां संस्करण आयोजित हुआ, ठीक है। पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1888 में। तो काफ़ी पुराना ये टूर्नामेंट है। किस चीज़ का ये टूर्नामेंट है? फुटबॉल टूर्नामेंट है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा किस राज्य में शुरू हुआ है? दोस्तों जो महिलाओं का स्व सहायता समूह होता है उसके द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू हुआ है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए कि आदिवासी जो बस्तियां होती हैं उनको मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू करी है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए फटाफट से किस राज्य ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने के लिए नमो शेतकारी महासमन योजना को मंजूरी दी है? आप लोगों को भी आंसर लगाना फटाफट से। ओके, और तो इससे क्या होगा, आप लोगों को आकलन हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को फटाफट से अभी के अभी लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो नमो शेतकारी महासमन योजना की बात करेंगे तो ये भी किसने शुरू करी है? महाराष्ट्र राज्य ने शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो जीवाला नामक ऋण योजना जो है ये भी महाराष्ट्र राज्य ने शुरू करी है। और किसके लिए? तो ऐसे लोगों के लिए जो जेल में बंद हैं, यानी कि कैदियों के लिए, ठीक है। तो जेल में बंद कैदियों के लिए 50,000 रुपये का जो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल लोन है, तो लोन देने के लिए ये योजना शुरू करी गई है, ठीक है। इस लोन की राशि से कैदी क्या कर सकते हैं? तो अपने वकील की फीस दे सकते हैं, अपने परिजनों और बाल बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू करी गई है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा जो है ये शुरू करी गई है लद्दाख के लेह में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में, ठीक है। और किसने इसको हरी झंडी दिखाई है?
तो हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी के बारे में जानते होंगे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, ठीक है। और देश में पहली बार इन बसों का संचालन शुरू हुआ कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है। तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को हरी झंडी दिखाई है नितिन गडकरी ने। कौन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को इन्होंने बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है। तो अमेरिका के द्वारा प्रमाणित और विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, इसका नाम है दोस्तों LF मोड ए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है। तो दोस्तों फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, ये अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि मोदी जी को कौन कौन से देशों के सर्वोच्च सम्मान अभी दिए गए हैं इस साल, तो इनको ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिला, ठीक है। मैं अवार्ड में बता चुका हूं, मोदी जी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिला, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय बन गए हैं। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। पापुआ न्यू गिनी देश का जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जब मोदी जी पापुआ न्यू गिनी देश गए तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्होंने मोदी जी का पैर छूकर स्वागत किया और ये बवाल मचा रहा, ठीक है। मतलब कई दिनों ये जो गोदी मीडिया है उन्होंने ये न्यूज़ में चलाया, ठीक है। और पलाव गणराज्य का जो एबाकल अवार्ड है ये भी मोदी जी को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मोदी जी को दिया गया। और दोस्तों इनको 2022 में एक पुरस्कार दिया गया था, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। पहली बार ये पुरस्कार मोदी जी को ही दिया गया था, ठीक है। हालांकि 2023 का जो है ये आशा पारेख के लिए दिया गया। एक और याद रखना, सूरीनाम देश, सूरीनाम देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, किसके लिए दिया गया, फटाफट से कमेंट कीजिए आंसर। सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान जो है ये अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है। ओके, तो दोस्तों आप लोग कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत देखकर समझ पा रहे होंगे कि वीडियो बेहद ही लाजवाब, शानदार और मजेदार होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझाएं, बिना मतलब बहुत ही कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। वही क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 का लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो मैंने बताया कि 2023 का दिया गया किसको, आशा भोसले के लिए। और 2022 का पहली बार किसको दिया गया था, पीएम मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। क्योंकि शुरुआत हुई थी 2022 में और पहली बार दिया गया था मोदी जी को। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। ये अवार्ड जो है मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। 2023 में गायिका आशा भोसले को दिया गया है, ठीक है। कौन है, ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। अब बताइए, सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत और जापान की वायुसेना के बीच में। और आयोजन भी पूछा जाएगा कि आयोजन कहां पर किया गया, तो कोमात्सु में। कहां पर है ये, जापान के कोमात्सु में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात करें, इसमें अपना प्यारा देश भारत 126वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है और इस साल 163 देशों को स्थान दिया गया और 163 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे पर आयरलैंड है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है ना, किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करता है, जैसे वहां पर हिंसा कितनी है या फिर हिंसा होने का डर कितना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जल संरचना है, यानी कि सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रक्चर जो हैं ये कहां पर हैं, किस राज्य में हैं, पश्चिम बंगाल में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात कर लेते हैं तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली बार जल शक्ति जनगणना करी गई और इसके अनुसार भारत में
कुल 24,24,540 जल निकाय हैं। सबसे ज़्यादा जो जल निकाय यानी कि वाटर स्ट्रक्चर है ना, ये कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में 7,04,7 लाख हैं, ठीक है। और सिक्किम में सबसे कम है जल निकाय 134। और झीलों की सबसे ज्यादा संख्या जो है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी गई थी, ठीक है। और वो पनडुब्बी जो है वो दुर्घटना से डूब गई और पायलट समेत 4 टूरिस्ट की मौत हो गई। मतलब टाइटैनिक जहाज, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा टाइटैनिक का। टाइटैनिक जहाज डूब गई थी बहुत समय पहले, ठीक है। और उसका मलबा देखने के लिए लोग गए थे। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? हाँ भैया, हम लोग जाते हैं ना आसपास कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए, तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक होते हैं और वो इस टाइप के शौक पूरे करते हैं। तो टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गए थे, तो 4 टूरिस्ट जो बैठे थे उनकी मौत हो गई और पायलट की भी मौत हो गई। तो किस पनडुब्बी के माध्यम से वो मलबा देखने के लिए गए थे टाइटैनिक का? उस पनडुब्बी का नाम था टाइटन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, पनडुब्बी का नाम क्या था? टाइटन। और 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब चुका है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 18 जून 2023 को ये टाइटन पनडुब्बी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में लोग गए थे, ठीक है। तो 4 टूरिस्ट मर गए हैं और एक पायलट जो है ये मर गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसको शॉर्ट में टीसीएस कहा जाता है। टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों के कृतिवासन जो हैं ये टीसीएस के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। अब बताइए कि टीबी उन्मूलन एक प्रोग्राम है निक्षय मित्र, तो निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। तो नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? सबसे पहले याद रखो कि तेलंगाना का नया सचिवालय भवन बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन किया है वहां के सीएम के चंद्रशेखर राव ने, ठीक है। और इसका नाम जो है डॉक्टर साहब वी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया और इसको बनाने में कितने रुपए की लागत आई है? तो 600 करोड़ रुपए की, ठीक है। और कहाँ पर इसको बनाया गया? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 57 किलोग्राम भार वर्ग में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 और इसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 13 मेडल जीते हैं, ठीक है। और एक गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है अमन सहरावत ने, ठीक है। तो अमन सहरावत का नाम याद रखना। 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। और भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, अंतिम पंघाल ने, रुपिन गहलावत ने और निषाद दाहियन ने। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं? 9 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? फटाफट से आंसर लगाइए। वर्ल्ड स्नूकर 2023 का जो खिताब है ये जीता है लुका व्रसेल ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बेल्जियम के। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इसमें सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। तो 5वां संस्करण कहाँ पर होना था? तो 2022 में होना था, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ? 2023 में आयोजित हुआ और संस्करण 5वां है। आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। और हम बात करें खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। और सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने 161, दूसरा स्थान हरियाणा का है और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में ही इसका आयोजन किया गया था, ओके। अभी इसी क्रम में बताइए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जम्मू कश्मीर जो है ये पहले स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में किया गया, ठीक है। तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है और जम्मू कश्मीर कुल 76 मेडल के साथ पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है ये दूसरे स्थान पर है। और खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र कौन से स्थान पर था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो महाराष्ट्र है ये पहले स्थान पर था, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन जो है ये शुरू हुआ है
महाराष्ट्र मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला हेली हब जो है भारत का, ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। हेली हब क्या होता है? तो हेली हब जहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे हैंगर, मरम्मत, ठीक है, सारी की सारी सुविधाएं जहाँ पर होती हैं उसको हेली हब कहा जाता है। और भारत का पहला हेली हब जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन जो है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें उद्घाटन किसने किया है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये जो पहला वैदिक थीम पार्क है, इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? वेद वन पार्क। क्या नाम रखा गया है? वेद वन पार्क इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? तो देखिए, पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। कहां पर? मणिपुर में। लेकिन पूछ लिया कि मणिपुर की किस जिले में? तो मणिपुर की राजधानी इंफॉल में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें जनवरी 2023 में घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा, और हाइट कितनी है? 120 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू करी? यानी कि अर्न एंड लर्न स्कीम जो है ये मध्य प्रदेश ने शुरू करी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत कई सारे कोर्स हैं वो आपको करना है, और उन कोर्सों को करने पर मध्य प्रदेश सरकार जो है आपको स्कॉलरशिप देगी, ठीक है। यानी कि कोर्स करो, कई कोर्स छः महीने की अवधि के हैं, कई 3 महीने की हैं, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और जितने महीने आपने कोर्स किया है उतने महीने की आपको मतलब सैलरी टाइप से दी जाएगी, ओके। अब बताइए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत भी किस राज्य ने करी है? मध्य प्रदेश राज्य ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, चुनावी दौरा है ना, तो महिलाओं को सशक्त बनाना इनको दिख रहा है। अच्छा, शुरुआत में इसमें 1000 रुपये दिए गए। कितने? 1000 रुपये दिए गए, और अभी 1250 रुपये दिए जाने लगे, हर महीने दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ के सीएम का कहना है कि हम इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये तक ले जाएंगे। सभी बहनों के लिए 3000 रुपये इनके खाते में हर महीने डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके कंप्लीट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। उद्घाटन किया मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को, और इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया गया? यशोभूमि इसको नाम दिया गया। नई दिल्ली के द्वारिका में इसको बनाया गया। पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा MIC सेंटर होगा, यानी कि मीटिंग्स, इंस्टीट्यूट, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर। और ये जो सेंटर है 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। 15 तो कन्वेंशन हॉल हैं, 13 मीटिंग हॉल हैं, और इन हॉलों में 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। और जो पहला पार्ट है 5400 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन CP कोकरेजा आर्किटेक्ट कंपनी के द्वारा किया गया। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 2025 तक बनकर तैयार हो पाएगा, याद रखना, ओके। इसी क्रम में बताइए कि G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजन किया गया, लेकिन नई दिल्ली की किस बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया? तो वीडियो यदि आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो मैंने बताया था कि भारत मंडपम बिल्डिंग में G20 का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि भारत मंडपम इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर को 2700 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट किया गया, और इसको नाम दिया गया है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये स्थित है, और इस सेंटर में 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी जी ने 26 जुलाई 2023 को उद्घाटन किया। भारत मंडपम के वास्तुकार संजय सिंह हैं। बिल्डर यानी कि निर्माणकर्ता सापुर जी पालोन जी ग्रुप है। और कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है? तो 123 एकड़ क्षेत्रफल में ये भारत मंडपम फैला हुआ है। मिस इंडिया 2023 की बात करें तो
किसने जीता है ये खिताब? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता की बात करें तो ये राजस्थान की कोटा से बिलोंग करती हैं। और मिस इंटरनेशनल इंडिया की बात करें तो प्रवीण अंजना के लिए चुना गया, ये भी राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में बताइए मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है प्रियन सेन ने। प्रियन सेन भी राजस्थान से बिलोंग करती हैं और राजस्थान के जयपुर से ये बिलोंग करती हैं। अब एक और बताइए 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है अमेरिका की आर वोनी ग्रेबियल ने। अच्छा, 71वीं की हमने बात करी, 70वीं भी पूछ सकता है। तो 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब जो है ये अपने देश की बेटी हरनोज कौर संधू ने जीता था। तो ये भी आपको जरूर से याद रखना है। एक और बताइए अभी मिस डीवा इंटरनेशनल मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो श्वेता शारदा ने जीता है सर। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। कहाँ की? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो के लिए दिया गया है। और हम बात करें कि जो दामोदर मौजो हैं ये प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार हैं, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि इससे पहले जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? नीलमणि फूकन को। ये कौन थे? असमिया साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अभी 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव शंकरी के लिए दिया गया। ठीक है, और शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया किस पुस्तक के लिए? तो इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। और 31वां सरस्वती सम्मान जो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है JNU के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो JNU के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई सामिया सुलह हसन। ये सामिया सुलह हसन कौन है? तो आप लोगों ने तंजानिया देश का नाम सुना होगा। तंजानिया की ये राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों तंजानिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है। तो नाम याद रखना, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति को JNU के द्वारा ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। ठीक है, और ये मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बताइए ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD दिल्ली के किस अस्पताल में खोली गई? तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित है और भारत की पहली OPD जो है ये दिल्ली में खोली गई है। और दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये भारत की पहली OPD खोली गई है। और ये ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित है। इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसजेंडर समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में जो कठिनाइयां आती हैं, ठीक है, उन कठिनाइयों को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के पहले मानचित्रकला संग्रहालय यानी कि कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के मंसूरी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का पहला मानचित्रकला संग्रहालय जो है उत्तराखंड के मंसूरी में स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। पर्यटन दिवस होता है ना 27 सितंबर को, तो 27 सितंबर के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया और इस संग्रहालय का नाम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय रखा गया है। इस संग्रहालय में मानचित्रकला के इतिहास, मानचित्रकला से संबंधित उपकरणों, महान भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं और महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया? तो ये पहला जो हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र बना है दिव्यांगजनों के लिए, तो इसका उद्घाटन किया है PM मोदी जी ने 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या होता है फटाफट से बताइए? गांधी जयंती होती है। और किसकी जयंती होती है 2 अक्टूबर को? कमेंट करके बताइए। अभी ये जो हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र है इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने ये घोषणा करी है कि उत्तराखंड के हर एक जिले के अंदर एक संस्कृत भाषी गांव भी विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा तो हिंदी है। कौन सी आधिकारिक भाषा? तो हिंदी है, लेकिन उत्तराखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है ना वो कौन सी है? संस्कृत है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारत के ऐसे
पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से सेल्फी ली हो। तो भारत का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने अंतरिक्ष से सेल्फी ली हो उसका नाम आदित्य एल1 है। और आदित्य एल1 से आप क्या समझते हैं? आदित्य एल1 भारत का पहला शोर मिशन है। ठीक है, इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया और स्टडी करने के लिए, सूर्य की स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम आदित्य एल1 क्यों रखा गया? तो आदित्य जो है ये सूर्य का ही पर्यायवाची है और एल जो है एल1 क्या दर्शाता है? लैग्रेंज पॉइंट को, यानी कि जहां पर इसको स्थापित किया गया है ना, ठीक है, जिस लैग्रेंज की कक्षा में इसको स्थापित किया गया उसका नाम है एल1। तो एल1 की कक्षा में ये रहेगा। ठीक है, और एल1 की कक्षा में ही रहकर ये क्या करेगा? ये सूर्य को ताकता रहेगा, यानी कि सूर्य की स्टडी करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों की घर वापसी के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आप लोगों को पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच में बहुत ही जोरों शोरों से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के हालात बहुत ही खराब हैं और ऐसे में इजराइल में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं ना, उनकी घर वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि इजराइल पर आतंकी गुट हमास के हमले के बाद जवाब में इजराइल देश की सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है इजराइल देश की सेना ने। ओके, अब दोस्तों डिटेल की बात करें तो फिलिस्तीन आतंकी संगठन जो है हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत में इजराइल पर अचानक से हमला कर दिया और 20 मिनट के अंदर ही 5000 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए। तो इजराइल शांत रहेगा तो नहीं। ठीक है, इजराइल के कई लोग इससे मारे गए। अब इजराइल क्या करेगा? जवाब देगा। तो जवाब में इजराइल देश की सेना ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर जो इजराइल देश की सेना है इसने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। ठीक है, याद रखना हमास ने जो हमला किया ना, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन अल अक्सा के तहत। और जवाब में इजराइल की सेना ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास के खिलाफ युद्ध से जुड़े फैसले लेने के लिए इजराइल में किस तरह की सरकार का गठन किया गया? तो हमास के खिलाफ युद्ध से जुड़े फैसले लेने के लिए इजराइल में यूनिटी गवर्नमेंट का गठन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल का टैग दिया है? तो फूड एनिमल का टैग जो है ये मिथुन एनिमल को दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल की बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के गौ जातीय प्रजाति यानी कि गाय की ये प्रजाति है मिथुन, इसको फूड एनिमल यानी कि खाद्य पशु का टैग दिया है। मिथुन का अर्थ क्या होता है? पालतू जानवर। और मिथुन का वैज्ञानिक नाम है वोस फ्रंटलिस। ठीक है, क्या? वोस फ्रंटलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दोनों राज्यों का राजकीय पशु है। और मिथुन के जन्म के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है ना, ये एक उत्सव मनाती है, सोलुंग उत्सव। कौन सा? सोलुंग उत्सव। चलिए बढ़ते आगे। भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण भेजा है? तो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बनाने के लिए भारत सरकार ने निमंत्रण भेजा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने बात करी है 2024 की। यदि हम बात करें कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, किस देश के थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति। आप बताइए कौन है मिस्र के राष्ट्रपति? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, और ये गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे। अब बताइए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो उड़ान भवन का उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली के यदि हम बात करें कहाँ पर, तो नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने और ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो गांव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद्य में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोवर्धन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई? तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए PM डिवाइन योजना शुरू करी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मेटिकेली को GI टैग दिया गया? तो मेटिकेला
कहाँ का है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी का, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। बताइए किस देश ने भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन जो है ये किस देश ने शुरू किया है? तो ये ब्रिटेन ने शुरू किया है, भारत के साथ में व्यापार बढ़ाने के लिए शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये चाइना देश में लॉन्च हुई है। डिटेल की बात करें तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च करी थी, और चीन देश ने एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी है। और इसी क्रम में बताइए कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू करी गई? तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है ये शुरू करी गई है हरियाणा राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में बताइए देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन है ये हुगली नदी के नीचे चली है। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि एक ही कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं आपको एक ही क्रम में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये एक बेस्ट कंटेंट क्रिएटर की क्वालिटी होती है, बेस्ट टीचर की क्वालिटी होती है, ताकि आप लोगों को यानी कि स्टूडेंट को आसानी से वो क्वेश्चन समझ में आ सकें और कन्फ्यूजन ना बने। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू करी गई? तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन संचालित करी गई है राजस्थान राज्य के अंदर, और राजस्थान के उदयपुर में एक बाग है, नाम है उसका गुलाब बाग। तो गुलाब बाग में इसको संचालित किया गया है, ठीक है। और ये टॉय ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सुरेखा यादव की बात करें तो ये मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। और एक और फैक्ट याद रखना कि 1989 में सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। और यही वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली लोको पायलट बन गई। इनका नाम जरूर याद रखना। बताइए पीएम मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला के कोच्चि में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहां संचालित हुई है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव जो है ये संचालित हुई है केरला राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहां पर बनाई जा रही है? तो पानी के नीचे देश की पहली समुद्री सुरंग जो है ये बनाई जा रही है मुंबई में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया? तो आथुर पान का पत्ता जो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया? तो इरशाद अहमद जो हैं ये सीरिया में भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करी? तो 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान जो है ये वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए शुरू किया गया। और किसने शुरू किया? तो दिल्ली की सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लॉन्च करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, तो श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपये की पेंशन सहायता दी जाएगी, ठीक है। और ये जो पेंशन सहायता है ये 60 वर्ष के बाद दी जाएगी, ताकि जो श्रमिक हैं वो बुढ़ापे में किसी का सहारा ना बने, बुढ़ापे में वो आर्थिक रूप से कम सशक्त और आत्मनिर्भर बने रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू करी गई है? तो ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करी? तो श्रमिकों के कल्याण के लिए ये जो योजना है ये शुरू करी है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने रोजगार सृजित करने के लिए सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करी है? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत क्या होगा, तो किसानों के खेतों को जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट के करंट का प्रवाह वाली एक सौर बाड़ लगाई जाएगी। आप लोग ये जो तार लगे हैं ना खेत के चारों तरफ, ठीक है, इसको बाड़ बोलते हैं, विरगुआई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाड़ है इसमें 12 वोल्ट का करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही कोई जानवर इस सौर बाड़ को टच करेगा तो एक सायरन बजेगा और जो जानवर हैं उनको हल्का सा झटका लगेगा। जानवरों को इस झटके से कोई भी नुकसान नहीं होगा और किसानों की जो फसल है ना वो भी सुरक्षित बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया? तो दोस्तों, भारत के 75% गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया, यानी कि खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया, ठीक है। 75% में कितने गांव आ जाएंगे? तो 4.43 लाख गांवों के लिए ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो उड़ीसा की पहली महिला स्पीकर जो है ये प्रमीला मलिक बनी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित राइफल या फिर पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, जो सरबजोत सिंह हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड कप है शूटिंग का, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज हैं और भारत इन 7 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। चाइना जो है 12 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर है। भारत ने 1 गोल्ड जीता है, ठीक है। और ये गोल्ड किसने जीता है? तो सरबजोत सिंह ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। तो इस टाइप से जब फेमस खिलाड़ी हैं तब पूछ लेगा सरबजोत का संबंध किस खेल से है, तो आप कहेंगे सरबजोत जो हैं ये कौन है? शूटर हैं भैया, इनसे बच के रहने का काम है। कौन है? शूटर हैं। ओके, तो कुछ भी आपके एग्जाम में बन सकता है। आप यदि डिटेल से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे ना तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप उस एग्जाम को फतेह करके आएंगे, आप उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आपके जो बहादुर सर है ना वो इसी टाइप से मेहनत करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ाते हैं। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे यही कहूँगा भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का बेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। अच्छा, नीरज चोपड़ा का राज्य पूछा जा सकता है, किस राज्य से ये संबंधित हैं? तो हरियाणा राज्य से ये संबंधित हैं। दोहा डायमंड लीग जो है कहाँ पर हुआ? तो कतर की राजधानी दोहा में। और इस लीग में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 88.67 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? एक बनेगा, हाल ही में संपन्न ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंका और रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा सिल्वर मेडल जीता है? कितना भाला फेंक के? तो 85.71 मीटर का भाला फेंक के। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। ज्यूरिख डायमंड जो है ना इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा के परिणाम की बात करें तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेच ने 85.86 मीटर का थ्रो करके। और जो अपने देश के नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने रजत पदक जीता है और इन्होंने 85.71 मीटर का थ्रो किया है। ओके, कोई बात नहीं है, सिल्वर ही जीत गए। अभी जो लुसानी डायमंड लीग है ये किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? लुसानी डायमंड लीग किसने जीता भैया? नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है। और कितना थ्रो करके? तो 87.66 मीटर का थ्रो करके इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। एक और फैक्ट याद रखना, टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक जो हैं ये कब होने थे? तो ये होने तो थे 2020 में, लेकिन कब हुए? 2021 में हुए। और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो कितना थ्रो करके जीता था? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से 4 साल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 87.58 मीटर का थ्रो करके इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। एक और क्वेश्चन बताइए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भी कौन बने हैं दोस्तों? नीरज चोपड़ा ही बने हैं। ओके, डिटेल की बात कर लेते हैं। जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया। 19वां संस्करण आयोजित हुआ है
पदक तालिका में पहला स्थान अमेरिका का है कुल 29 पदकों के साथ में। भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता और एक गोल्ड मेडल के सहारे पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। चूंकि पहले भारतीय बने हैं ना, तो 5 स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और बताइए, विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो एथलीट ऑफ द ईयर जो है नीरज चोपड़ा के लिए चुना गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनेगा, एशियाई खेलों में भाला फेंक में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एशियाई गेम्स लगातार 2 बार, यानी कि पिछला जो 2018 में हुआ था ना, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी 2022 वाला जो एशियन गेम्स है ये कब हुआ? 2023 में, और इसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। तो लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा बने हैं सर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत पढ़ लिया। अब जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में किसी महिला ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, उन महिला का नाम बताइए फटाफट से। उन महिला का नाम है अन्नू रानी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बायो बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायो बैंक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना को शुरू किया? सशक्त महिला ऋण योजना, नाम से ही लग रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण यानी कि लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने इसको शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू करी? नारी को नमन योजना ये भी किसने शुरू करी है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना में क्या होगा? तो उद्देश्य क्या है? राज्य की सीमाओं के भीतर, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं के भीतर जो महिला यात्री होती हैं उनको हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो बसें चलती हैं उन बसों में 50% के किराए में छूट दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लिथुआनिया देश में भारत के अगले राजदूत कौन बने? तो लिथुआनिया में भारत के राजदूत बन गए हैं देवेश उत्तम। कौन बन गए हैं? देवेश उत्तम। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया? तो प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में उच्चायुक्त बनाया गया है भारत का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगाग्वा बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय की बात करेंगे सर, वो हैं अजय बंगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजय बंगा से आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अभी अभी वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं सर वो कौन बने हैं? अजय बंगा ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा? E20 ईंधन प्रणाली यानी कि हम बात करें डीजल पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण क्या कहलाएगा? E20 कहलाएगा। ठीक है, और इसको लागू करने का जो लक्ष्य है ये भारत सरकार ने 2025 तक रखा है, यानी कि 2025 तक डीजल पेट्रोल में एथेनॉल का परसेंट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? तो एलिस्टर कुक की हम बात करें, उन्होंने संन्यास ले लिया है सभी फॉर्मेट से। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो महिलाओं की जो 100 मीटर बाधा दौड़ है मात्र 13 सेकंड के अंदर पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये बन गई हैं ज्योति एराजी। कौन बन गई हैं? ज्योति एराजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 अलग अलग फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली
पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम जो है डेनियल मैकगाहे है, ठीक है। और इनको वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में कनाडा की टीम से चुना गया। कहाँ की? कनाडा की टीम से चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्लोस अल्कारेज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने। और ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। ओके, तो विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने, स्पेनिश के हैं। महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंड्रासोवा ने। कहाँ की हैं ये? चेक गणराज्य की हैं। अब बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया। ये जो अमरोहा ढोलक है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? तो अमरोहा ढोलक जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अमरोहा जिले में ही बनता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अमरोहा ढोलक को दिया गया, महोबा गोरा पत्थर को दिया गया, मैनपुरी को दिया गया, संभल हॉर्न क्राफ्ट को दिया गया, बागपत होम फर्निंग्स को दिया गया, बारंबाकी हैंडलूम प्रोडक्ट को दिया गया, और जालौन के कालपी हस्त निर्मित कागज़ हैं इनको भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? तो डॉक्टर आपके गांव जो कैंपेन है ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई? तो कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर जो हैं ये श्रेयंका पाटिल बन गई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की प्रतिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो मोदी जी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा, इसकी ऊंचाई है 216 फीट, इसका अनावरण किया और इस प्रतिमा को समानता की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुपुर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तिरुवल्लुपुर की जो मूर्ति है ये कहाँ पर? कोयम्बटूर में स्थापित करी गई है और इसकी जो ऊंचाई है ये 25 फीट है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो प्रतिमा है ये 1330 तमिल अक्षरों से बनी है, ठीक है। आप लोग मूर्ति में देख रहे होंगे तो ये 1330 तमिल अक्षरों से ये मूर्ति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मॉरिशस देश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला जो है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में रखी गई है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ये कब तक? 2025 तक बन के ये तैयार हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है तो एक साथ एक समय में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वी.आर. अंबेडकर साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई? किस राज्य में करी गई है? तेलंगाना राज्य में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास में डॉक्टर वी.आर. साहब अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई है। और ये जो प्रतिमा है ना ये भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अप्रैल 2023 को 14 अप्रैल को इस प्रतिमा का अनावरण किया है। 14 अप्रैल को क्या होता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए 14 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, क्या खास दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चाइना देश में। नेक्स्ट, कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर का पहला स्टेशन बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच शुरू हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी? उसके अगले ही दिन वहां के प्रधानमंत्री के कहने पर फैसला वापस ले लिया। तो तमीम इकबाल, याद रखना, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। इन्होंने कहा कि हम क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं भैया, अभी आपको देश की ज़रूरत है, आप और खेलिए। तो इन्होंने अपने संन्यास लेने की जो घोषणा है ये वापस ले लिया था फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और हम बात करें कि सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले ये खिलाड़ी बने हैं। ये हेडर गोल क्या होता है? तो गोल करते समय हेड का प्रयोग करना, और ऐसे गोल को कहा जाता है हेडर गोल। ठीक है, और रोनाल्डो के हेडर गोलों की संख्या सबसे ज्यादा है, कितनी है? 145। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी किसने बनाया है? रोनाल्डो ने बनाया है। ठीक है, रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया? तो स्वीडन का गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब मिनर्वा एकेडमी क्लब बन गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन वी, विराट कोहली ने। और इसी क्रम में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये भी विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने शांति निकेतन आश्रम को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांति निकेतन आश्रम जो है ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। तो होयसल का जो पवित्र मंदिर है कितने मंदिरों का समूह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चेन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। ठीक है, इन मंदिरों का समूह है। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अभी 41वां यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल जो है ये शांति निकेतन बनाया गया। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में। और 42वां किसको बनाया गया? होयसल के पवित्र मंदिर को। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और होयसल का जो पवित्र मंदिर है, ठीक है, ये कई सारे मंदिरों का समूह है। और सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ पर कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो 5 स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा वह संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 128वां संविधान संशोधन विधेयक है और ये लोकसभा में पारित हो गया है। हम डिटेल की बात इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश हुआ? तो महिला आरक्षण बिल जो है, ठीक है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, और लोकसभा में ये नारी वंदन अधिनियम जो है किसने पेश किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने। ये हमारे देश के विधि और कानून मंत्री हैं। लोकसभा में पेश किया गया 19 सितंबर को, पास हो गया लोकसभा में 20 सितंबर को, और राज्यसभा में पास हो गया 21 सितंबर को। और इस पर राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी है, सिग्नेचर कर दिए हैं। तो ये जो है ये कानून बन चुका है। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बन गया। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? तो जो संसद है ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है और नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा जो है ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फहराया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुराने संसद भवन का क्या होगा? तो जो पुराना संसद भवन है, ठीक है, अब इसको मोदी जी ने संविधान सदन नाम दिया है, तो इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों जो पुराना संसद भवन है, ठीक है, इसकी नींव 1921 में रखी गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा और 1927 में इसका
उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर हैं। नया संसद भवन पूर्णतः बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, और इसमें संसद शिफ्ट भी हो गई है। उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा, और आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी के द्वारा। मुख्य वास्तुकार पूछे जाएंगे विमल पटेल हैं। और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया। अब बताइए, राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोघरा योजना शुरू करी? तो ये भी किसने शुरू करी है? उड़ीसा राज्य ने मोघरा योजना को शुरू किया है। इस योजना में क्या होगा? तो इसके तहत गरीबों के जो कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकानों में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एनीमिया मुक्त लाख अभियान की शुरुआत करी है? ये भी किसने करी है दोस्तों? उड़ीसा राज्य ने करी है, ठीक है। तो महिलाओं और बच्चों में जो एनीमिया होता है, एनीमिया की समस्या का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदित्य एम सामंत 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, अभी इसी साल 83वें बने आदित्य एम सामंत, 82वें बने थे बोप्पला प्रणीत, 81वें बने थे सायंतन दास, और 80वें भी इसी साल बने विघ्नेश एनआर, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद कब बने थे? 1988 में। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी कब बनी थी? वर्ष 2000 में बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के डिंग लरेन 17वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो कहाँ के हैं ये? चाइना देश के हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम जरूर याद रखना, क्या नाम इनका? डिंग लरेन इनका नाम है। अब बताइए, एशियाई शतरंज महासंघ में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गुगेश के लिए। एक और क्वेश्चन बताइए, फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये भी कौन बन गए? डी गुगेश ही बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 20वें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरविंद चिंताम्बरम ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशन गांगुली ने। अच्छा, दृष्टि बाधितों के लिए जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है मुंबई में आयोजित हुई, 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। और यदि हम बात करें कि किसने जीता है, किशन गांगुली ने। ये कर्नाटक के हैं। दूसरा स्थान आर्यन बी जोशी और तीसरा स्थान सौंदर्य कुमार का रहा है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, यदि आप सच में करंट अफेयर्स को बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, जिस प्रकार से हम मैराथन वीडियो को कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको डिटेल में दिख रहे होंगे इसी प्रकार से, यदि आप कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का हर एक वो क्वेश्चन और केवल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए करंट अफेयर्स जो है पूरा का पूरा एक महासागर है, ठीक है। आप महासागर में से आपको केवल एक बाल्टी पानी निकालना है, तो उसी प्रकार से हमने काम किया है। पूरे करंट अफेयर्स में से केवल सिलेक्टेड वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इस ई बुक के अंदर, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। और 80% से ज़्यादा अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सभी एग्जाम में इसी ई बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स की मैं कह सकता हूं कि आपके लिए जड़ी बूटी की तरह काम करेगी ये ई बुक, ठीक है। और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक हमने नाम ही रखा है, ठीक है। बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इस ई बुक के अंदर सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा देखने के लिए, सारे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं बहुत ही मेहनत करने के बाद हमने इन ई बुक को तैयार किया है। यदि आप इन ई बुक से तैयारी करेंगे तो गारंटी से आप एग्जाम में फतेह होके आएंगे, आप एग्जाम में सफल होके आएंगे, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। अभी बताइए कि जो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, इसके विजेता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके विजेता हैं मैग्नसन कार्लसन, ठीक है। अच्छा, जो कार्लसन हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें उपविजेता कौन रहे हैं? उपविजेता का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपविजेता हैं अपने देश भारत के और इनका नाम है आर प्रज्ञानंद,
ठीक है, तो विजेता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उप विजेता। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, फीडे अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है रौनक साधवानी ने। ठीक है, ये नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये इटली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किसने जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वमेध देवी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हम थीम की बात करेंगे, थीम क्या रही है? एक जान एक यकृत, यानी कि वन लाइफ वन लीवर इसकी थीम रही है। पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? बिहार राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अच्छा, इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना के तहत में यदि बिहार का कोई खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है, इंडिविजुअल, तो उस खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने पर कितने? 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और यदि कोई सिल्वर मेडल जीतता है तो कितने? 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और यदि कोई खिलाड़ी कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काफी अच्छी योजना हम कहेंगे बिहार सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों सही है। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप है आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल 4 मेडल जीते हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो भारत ये जो चैंपियनशिप है आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। शुभंकर की बात करेंगे तो वीरा, ठीक है, वीरा इसका शुभंकर है। भारत ने कुल 4 मेडल जीते हैं और चारों के चारों भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। किस किस ने जीता है? तो नीतू घंगस ने जीता है, स्वीटी बुरा ने जीता है, निक्कत जरीन ने जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। ठीक है, अच्छा, कौन सी खिलाड़ी किस राज्य से हैं? ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये क्योंकि पूछा जाता है। राज्य समझ में आ गया होगा किस राज्य से संबंधित हैं और किस खेल से इनका संबंध है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। निखत जरीन की बात करें, इन्होंने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पहला गोल्ड 2022 में जीता था और अभी 2023 में जीत लिया है। ठीक है, पदक तालिका में भारत 4 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और रसिया तीसरे स्थान पर है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम है, इन्होंने इस चैंपियनशिप में अब तक सबसे ज्यादा बार गोल्ड मेडल जीता है। टोटल इन्होंने 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एक्टर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आईसीसी वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, रनिंग में अपने देश भारत में आयोजन हो रहा है और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता शाहरुख खान के लिए बनाया गया। अभी बताइए किस क्रिकेटर को आईपीएल 2023 के मौजूदा सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर रोहित शर्मा के लिए बनाया गया था। रोहित शर्मा ये मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान थे। ओके, और इसी क्रम में अब बताइए कि जो आईपीएल 2023 हुआ है इसका खिताब किस टीम ने जीता? फटाफट से बताइए किस टीम ने आईपीएल का खिताब जीता है? तो सीएसके चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल का खिताब जीता है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया और जो सीएसके है 5 बार अब तक आईपीएल जीत चुकी है। ठीक है, और सीएसके मतलब विजेता टीम है तो इसके कप्तान एमएस धोनी हैं। उप विजेता गुजरात टाइटंस है, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं। आईपीएल 2023 का आयोजन भारत में किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो सर 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। अच्छा, आईपीएल की तर्ज पर रिसेंटली महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीएल शुरू किया गया। डब्ल्यूपीएल दैट्स फुल फॉर्म वुमेन्स प्रीमियर लीग, और वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो पहली चैंपियन टीम है ये मुंबई इंडियंस बनी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहली बार ये चैंपियनशिप हुई है तो पहला इसका संस्करण है। मुंबई इंडियंस ने हराया है दिल्ली कैपिटल को, हराया है 7 विकेट से और डब्ल्यूपीएल 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। मैंने बताया
पहली बार आयोजित हुआ है तो पहला संस्करण है। मुंबई में आयोजन किया गया, टोटल 5 टीमें इसमें शामिल हुई हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जो ऑरेंज कैप का खिताब है ये दिल्ली कैपिटल की मैग लेनिंग्स ने जीता, और पर्पल कैप का खिताब हेनली मैथ्यूज ने जीता मुंबई इंडियंस की, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी हेनली मैथ्यूज के लिए ही बनाया गया। ओके, अब बताओ, चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो सर उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो अभी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी जी ने 3 बहुत ही बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इन घोषणाओं में पहली तो है कि 23 अगस्त को अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। इसी के उपलक्ष्य पर अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और जिस जगह पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है ना, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 2 पहले जो लॉन्च हुआ था ना चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। किस नाम से? तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अब बताओ, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। अच्छा, जो अस्मिता टर्म है इसका फुल फॉर्म भी बताओ। तो इसका फुल फॉर्म होता है अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन्स थ्रू एक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो जो राज्य की जेलों का नाम है उत्तर प्रदेश ने बदला, और क्या नाम हो गया है? सुधार गृह कर दिया है। अब बताओ, जो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा का, ठीक है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोहर पारिकर के नाम पर। मनोहर पारिकर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मनोहर पारिकर जो हैं ये गोवा के पूर्व सीएम, ठीक है। कितनी बार सीएम रह चुके हैं ये? 4 बार सीएम रह चुके। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम भी बदला गया और इसका जो नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट कर दिया गया है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पर स्थित है? सर ये केम्पेगौड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? केम्पेगौड़ा में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टरों की हम बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति नाम दिया गया और इसका अनावरण किया है पीएम मोदी जी ने। अच्छा, मूर्तिकार की बात करें तो राम सूतार इसके मूर्तिकार हैं। ये राम सूतार वही हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार थे, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, उसका मूर्तिकार भी राम सूतार थे। अच्छा, केम्पेगौड़ा की बात हुई है तो केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य की एक शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीव कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये राजस्थान में, और राजस्थान के कहां पर? राजसमंद जिले में स्थित है। चूंकि भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, अब बताओ पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस महिला की प्रतिमा लगाई गई है? वेलिंडा क्लार्क की। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेलिंडा क्लार्क की बात करें, ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। अब बताओ, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैरी कॉम के लिए। और मैरी कॉम के बारे में आपको बताना है कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। भारतीय मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता हैं मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के वेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और महिला सिंगल का खिताब यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता, तो यगा स्विएटेक ने महिला सिंगल का खिताब जीता। यगा स्विएटेक कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है ये नोवाक जोकोविच के पास में ही है, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता और फ्रेंच ओपन जीतने के साथ ही जोकोविच दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। नोवाक जोकोविच ने जो फ्रेंच जीता ना,
ये उनका कौन सा ग्रैंड स्लैम है? तो 23वां ग्रैंड स्लैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून को लागू किया है? तो जो भूजल कानून है ये 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो मेगा वृक्षारोपण अभियान जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, हाल ही में भारत ने किस देश को मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार स्वरूप दिया है? तो मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण जो है ये भारत ने किस देश को दिया है? वियतनाम देश को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 22 लोगों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महासागर में डॉक्सुरी नामक तूफान उठा? तो डॉक्सुरी नामक तूफान जो है ये कहाँ पर उठा है? प्रशांत महासागर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.1% रहने का अनुमान है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? एससी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज करने वाला राज्य जो है यह है मध्य प्रदेश राज्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है? जनवरी से जून 2023 तक की बात करें तो 87,000 लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया जिसमें गांव और शहर के लोगों की 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है? तो अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान की विधानसभा ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक में गांव के और शहर के मजदूरों के लिए 125 दिन रोजगार की गारंटी है। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है। इसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? एक्चुअल में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मूवी है जब भी रिलीज होती है तो रिलीज होने के एक ही दिन बाद कहाँ पर आ जाती है? वेबसाइटों पर आ जाती है, जो पायरेटेड वेबसाइट होती हैं उन पर। ठीक है, तो पायरेटेड कॉपी उन मूवियों की बनती है। ऐसे में जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, जो फिल्म इतनी मेहनत से लागत से बनाते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने नहीं जाते, घर पर ही देख ले रहे हैं। तो इसके लिए ये जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 है ये पेश किया गया और इसमें कितने साल की सजा का प्रावधान है? 3 साल की सजा का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे ये कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और थीम क्या है? तो मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को पीछे ना छोड़े, इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा करी है? तो अबुआ आवास योजना की घोषणा जो है झारखंड के सीएम साहब ने करी है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत में जो जरूरतमंद हैं उनको 3 कमरों का घर दिया जाएगा। 3 कमरों का घर, 3 कमरों में से एक कमरा जो है माता पिता का अलग से होगा, दूसरा कमरा जो है लड़का मतलब बेटा और बहू का होगा और तीसरा कमरा जो है बच्चों के लिए होगा। ठीक है, ये है अबुआ आवास योजना। अभी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किसने शुरू करी है? ये भी झारखंड सरकार ने शुरू करी है। इस योजना के तहत गांव से जिला मुख्यालय तक आवागमन के लिए किराया लगेगा मात्र 1 रुपये। ठीक है, कितना किराया लगेगा? मात्र 1 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो ये भी किसने करी है? झारखंड की सरकार ने। इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। अब बताओ, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो दिवस है पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम और पेशे से रहे डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई को और इनकी मृत्यु भी कब हुई थी? 1 जुलाई को। ठीक है, जन्म 1 जुलाई 1882 और मृत्यु 1 जुलाई 1962। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत की बात करें तो 1991 में इस दिवस की शुरुआत करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का
नौवां स्थायी सदस्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ईरान बना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एससीओ की। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म, स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर चाइना की बीजिंग में। स्थायी सदस्यों की बात करें, अब कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। चाइना है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, भारत भी है और पाकिस्तान भी है। भारत और पाकिस्तान 2017 में बने थे। ठीक है, और अभी 2023 में ईरान बन गया है स्थायी सदस्य। तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की थीम बताइए। तो भारत की अध्यक्षता में, टर्म आपको पकड़ना है, मतलब एससीओ शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? अपने देश भारत में हुआ। ठीक है, और किस थीम के साथ में आयोजित हुआ? तो सिक्योर एससीओ थीम के साथ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, सिक्योर का मतलब होता है सिक्योर, एस से होता है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, ई से बनता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी से कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, और ई से क्या बनता है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बनता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2023-24 के लिए किस शहर को घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलमाटी शहर को। ठीक है, ये कजाकिस्तान का शहर है अलमाटी। अच्छा, ये तो हम 2023-24 की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें कि 2022-23 के लिए जो एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है, किसको घोषित किया गया था? तो अपने देश की वाराणसी के लिए घोषित किया गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वायखला रेलवे स्टेशन को। ये कहाँ का रेलवे स्टेशन है? मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्टेड लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भेल के जो न्यू डायरेक्टर हैं ये कौन बन गई हैं? वानी वर्मा बन गई हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो भेल है इसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्टेड लिमिटेड, और भेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। 1964 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ये हमेशा पूछा जाता है। ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना करी गई थी। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरिंदम बागची बने हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमिला मलिक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो 28वें महानिदेशक हैं ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर माधवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? तो वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, ये काफ़ी चर्चाओं में है और इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, उस कमेटी में 8 सदस्य हैं और इसके चेयरमैन कौन है इस कमेटी के? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके चेयरमैन हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अब बताओ, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्लोस सेंज। ठीक है, और कार्लोस सेंज की हम बात करें तो ये फेरारी कार के ड्राइवर हैं। किस कार के हैं? तो ये फेरारी कार के ड्राइवर। अच्छा दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी के अभी शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, खास करके मैराथन वीडियो बनाने के लिए हफ्तों लग जाते हैं। ठीक है, तो मेहनत को सपोर्ट करने के लिए सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन थी गीता मेहता। ठीक है, तो गीता मेहता का निधन हो गया है 16 सितंबर 2023 को। गीता मेहता थी कौन ये? तो दोस्तों गीता मेहता जो हैं ये प्रसिद्ध लेखक थीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिव्यांगजन का पहली बार महाकुंभ आयोजित हुआ है। US ओपन 2023 में
मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसी क्रम में यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये कोको गोफ ने जीता है। ठीक है, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5,000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया है और उनको पुनर्वास करवाया है? तो सबसे पहले आप समझो कि जो ऑपरेशन मुस्कान है इसका उद्देश्य क्या है? लापता बच्चों को खोजना, उनको बचाना और उनको ठीक से पुनर्वास करवाना इसका उद्देश्य है। तो किस शहर की पुलिस ने 5,000 से ज़्यादा नाबालिगों को बचाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई की पुलिस ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन आर एस शिवाजी का निधन हो गया है? तो आर एस शिवाजी जो हैं ये तमिल भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया। तो केंद्रीय गृह सचिव जो हैं इनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है और इनका नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला इनका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद हम कैसे रख सकते हैं? गृह सचिव, यदि हमें घर की सुरक्षा करना है तो अपने पास एक भल्ला यानी कि भाला रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओजम देवताले बने हैं। अब बताओ, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में और व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अदिति स्वामी सबसे कम उम्र की एक खिलाड़ी बनी है। ठीक है, कितने साल की हैं? तो ये जो हैं ये 17 साल की हैं। कितने साल की? 17 साल की हैं। ठीक है, और जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये हुई कहाँ पर? तो जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? भारत ने 4 मेडल जीते हैं। 4 में से 3 गोल्ड मेडल हैं और एक जो है ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, और 4 मेडल के साथ में अपना देश भारत जो है ये पदक तालिका में पहले स्थान पर है। अब बताओ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल 26 मेडल जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में। ठीक है, तो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है इनका? 31वां, और चाइना के चेंगदू शहर में आयोजन हुआ। पदक तालिका में पहला स्थान चाइना का है। चाइना ने कुल 178 पदक जीते हैं, भारत ने 26 पदक जीते हैं और 26 पदकों के साथ में भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। अब बताओ, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो आईपीसी को खत्म करके जो है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का प्रावधान है। ओके, और इसी क्रम में जो सीआरपीसी है यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। ठीक है, इसको खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो वीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू करने का प्रावधान है जो लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। ओके, अब बताओ, भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए पीएम मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत में देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो पीएम ई बस सेवा योजना के तहत में देश के अंदर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू करी है। अब बताओ कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? सारी की सारी योजनाएं इसी साल शुरू करी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दुष्कर्म से पीड़ित जो नाबालिग लड़कियां होती हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया है। ठीक है, ये जो योजना है ये ऐसी लड़कियों के लिए शुरू की गई हैं जो कि मतलब बलात्कार वगैरह जो दुष्कर्म होते हैं, तो कई सारी लड़कियां जो हैं नाबालिग लड़कियां वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेग्नेंट होने पर कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं, परिवार वाले, जो उन लड़कियों का परित्याग कर देते हैं। तो ऐसी लड़कियों के जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको आश्रय देने के लिए, खाना देने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने
और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम, कौन सी? पीएम प्रणाम योजना। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो जो रामसर स्थल होते हैं उनके संरक्षण के लिए मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, जो नई स्वर्णिमा योजना है किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नई स्वर्णिमा योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन ने। तो डिटेल की बात करें, निर्मला सीतारमन ने 1 जुलाई को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत करी। ये योजना जो है 2 सालों के लिए है, ठीक है, और 1,000 रुपये से लगाकर 2 लाख रुपये तक की राशि यदि महिला बैंक में जमा करेगी तो उन राशि के बदले, मतलब उस राशि के बदले बैंक महिलाओं को 7.5% का ब्याज देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो पीएम मित्र योजना जो है ये संबंधित है कपड़ा उद्योग से। किस उद्योग से? कपड़ा उद्योग से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं पीएम मित्र योजना की। तो देखिए, इसकी घोषणा तो करी गई थी अक्टूबर 2021 को, लेकिन मंजूरी दी गई है 17 मार्च 2023 को। इस योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मित्र का फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल, इसका फुल फॉर्म है। अब बताओ कि पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और शहरों को चयनित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों के 7 शहरों को चयन किया है। तो दोस्तों 7 राज्यों के 7 शहर जहां पर पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार है, गुजरात का नवसारी है, महाराष्ट्र का अमरावती है, कर्नाटक का कलबुर्गी है, तेलंगाना का वारंगल है और तमिलनाडु का है विरुधनगर। ओके, यहाँ पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब बताओ, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए मोदी जी ने किस परियोजना की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आरोग्य मैत्री परियोजना, ठीक है। और इसके तहत में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो युवा लेखक जो है उनको मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विकास मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। अच्छा, ग्रामीण जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह उनका नाम है। अब बताइए, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अटल वयो अभ्युदय योजना, ठीक है। और उद्देश्य मैंने बता दिया प्रश्न में ही, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है और ये योजना सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी के साथ में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया के साथ में। अब बताओ, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास को A+ की रेटिंग दी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्विटर, तो ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को, जो लोगो है इसका, किसके साथ में बदल दिया है? तो ट्विटर का जो लोगो है एक्स के साथ में बदल दिया है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो नीली चिड़िया है ना, ये उड़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता, और इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है इराक की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और समलैंगिकता शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा इराक में? सेक्सुअल डेविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अब बताओ, केरला विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? अभी प्रस्ताव पारित किया गया है, तो क्या रखा जाएगा? केरल का नया नाम केरलम रखा जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने
इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। और ये जो इतवारी स्टेशन है ये नागपुर जिले में है। कहाँ पर? नागपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है ना, इसका नाम लिटिल इंडिया रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ, भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर जीता है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता यानी कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस टीम को हराकर महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया? अभी हम महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। जीता है किसने? अपने देश भारत ने जीता है। किसको हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है, और हम बात करें कि भारत ने महिला क्रिकेट में आईसीसी की ट्रॉफी पहली बार जीती है, क्योंकि पहला ही तो संस्करण है। ठीक है, और भारत ने पहली बार जीता है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। अब बताओ, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। किसको हराया है? अपन को हराया है 109 रन से। अपने देश भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया। अब एक क्वेश्चन बताओ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले जो पहले क्रिकेटर हैं वो ट्रेविस हेड बन गए हैं। ठीक है, ट्रेविस हेड, चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं वेन स्टोक्स। कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो 18 फरवरी को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था और वेन स्टोक्स ने 2 छक्के लगाए। ठीक है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वेन स्टोक्स अब तक 109 छक्के लगा चुके हैं और 109 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, जो कि 107 छक्कों का था। नेक्स्ट बताइए, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनीष देसाई बने हैं पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक। अब बताओ, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीतिका श्रीवास्तव। और गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। अब बताओ, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया? तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। किसकी जगह पर ये बने हैं? पंकज त्रिपाठी की जगह पर। अच्छा, जो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन होते हैं ये क्या है, इनका काम क्या है? तो देश के अंदर जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको वोट डालने के लिए अवेयर करना इनका प्रमुख काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के लिए एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बताइए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एलआईसी की हम बात करें, इसका एमडी बनाया गया है आर दोराईस्वामी के लिए। ठीक है, और ये तो हमने एमडी की बात करी। यदि आपसे पूछा या अध्यक्ष पूछा जाए कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप कहेंगे सिद्धार्थ मोहंती हैं। ठीक है, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में, स्थापना पूछी जाती है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो हम मैराथन क्लास हम लाए हैं करंट अफेयर्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन की, उसका हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि 250 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आप सेकंड पार्ट आपको कल की डेट में या परसों की डेट में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। यदि हम 500 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में रख देंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप भी वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक के बारे में कि बेस्ट क्वालिटी की ई बुक है। गारंटी से इस प्रकार का कंटेंट मैं बोल सकता हूं पूरे यूट्यूब पर
कहीं पर नहीं मिलेगा। ये अपने आप की तारीफ नहीं है, मैंने खुद इस चीज़ को एनालिसिस किया है, इस टाइप का कंटेंट कहीं नहीं है। ओके, तो बेस्ट कंटेंट के लिए हमारी ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिए। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जो जीके की रामबाण ई बुक है ना, ये लॉन्च हो गई है। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान और साथ में कंप्यूटर जीके यानी कि A to Z कंप्लीट स्टैटिक आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ई बुक हैं आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगी, काफ़ी मददगार साबित ये ई बुक होने वाली हैं। अब यदि आपने वीडियो ईमानदारी से देखा है ना, बहुत ही अच्छे से देखा है, तो एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट आपको आंसर बताना है कि हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैन ऑफ द सेंचुरी यानी कि शताब्दी पुरुष, इसी वीडियो से ये क्वेश्चन लिया है। फटाफट से आंसर लगाइए, इन चार में से मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि किसे दी गई है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो ना, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कीजिए सेकंड पार्ट आ गया कि नहीं आ गया। आ गया है तो सेकंड पार्ट आप जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जितने भी आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर स्टडीज रिलेटेड ग्रुप हों, सभी में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।